सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पूरक पुस्तक वितान भाग 2 में संकलित पहली कहानी सिल्वर वेडिंग का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी और आज के इस वीडियो में हम लेखक परिचय, पाठ परिचय और पाठ में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थों के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले कहानीकार का परिचय। कहानीकार मनोहर श्याम जोशी का जन्म सन 1935 में उत्तराखंड के कुमाऊं जिले में हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में उन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की। वे दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्यरत रहे। इन्होंने दूरदर्शन के धारावाहिकों और फिल्मों के लिए कथा पटकथा लेखन भी किया। ये हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविज़न के धारावाहिक लेखक थे। लेखन के लिए उनको 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2006 में दिल्ली में इनका निधन हुआ। यदि इनकी लिखी हुई प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो इनके कहानी संग्रह हैं कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद और क्यापा। इनके व्यंग लेखन संग्रह हैं एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सा गो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टाटा प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी कहीन और इस देश का यारो क्या कहना। इन्होंने 2 पुस्तकें साक्षात्कार लेख के रूप में भी संग्रहित किए जिनके नाम है बातों बातों में और 21वीं सदी। इन्होंने जो संस्मरण ग्रंथ लिखे उनके शीर्षक हैं लखनऊ मेरा लखनऊ और पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र। ये दोनों इनके संस्मरणों के संग्रह हैं। इसके अलावा उन्होंने दूरदर्शन के लोकप्रिय धारावाहिक हम लोग, बुनियाद और मुंगेरी लाल के हसीन सपने के लिए इन्होंने पटकथाएँ लिखी है। फिल्मों के लिए भी इन्होंने लेखन कार्य किया और हे राम, पापा कहते हैं, अप्पू राजा और भ्रष्टाचार जो फिल्में बनी उनकी पटकथाएँ इन्होंने ही लिखी थी। अब यदि हम इस पाठ की बात करें तो यह पाठ वर्तमान समाज में जो मूल्यों का बदलाव है, नवीन और प्राचीन मूल्यों के बीच जो एक टकराहट है और नए मूल्य उभर कर हमारे सामने आ रहे हैं, तो यह कहानी इस संक्रमण काल को दर्शाती है जब पुराने मूल्य टूट रहे हैं और नई पीढ़ियां नए मूल्यों का समावेश अपने वातावरण में, अपने परिवेश में करना चाहती है। मनोहर श्याम जोशी की ये एक लंबी कहानी है और अन्य रचनाओं से कुछ अलग दिखाई देती है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए हैं तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। मनुष्य को मनुष्य बनाने वाले मूल्य से आशय है कि यदि मानव में मानवता नहीं है, मानवीय मूल्य नहीं है, तो उसके मनुष्य होने की भी कोई सार्थकता नहीं है। जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास हुआ है और पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव हमारी सभ्यता पर बढ़ा है, उसी अनुपात में मानवीय मूल्यों का ह्रास हमें हमारे समाज में दिन प्रतिदिन देखने को मिलता है और यहाँ पर इस कहानी में लेखक ने इसी समस्या को उठाया है।
जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर के दो जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं। जो इस कहानी का प्रमुख पात्र है यशोधर बाबू, उसमें जिन विचारों से या जिस बदलाव से ये वो सहमत नहीं है, उनके लिए वो समहाउ इम्प्रॉपर शब्द का प्रयोग करता है और जिससे ऐसा है कि जो भी ये बदलाव हो रहे हैं वो उनकी नज़र में, उनके दृष्टिकोण से सही नहीं है, उनको वो ठीक नहीं समझते। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी जो कह तो स्वीकार लेने का भाव है, जो समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। कृष्णदास जो प्रमुख पात्र यशोधर बाबू के आदर्श होते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद गांव में उनका निधन होता है, लेकिन निधन कैसे हुआ इसके बारे में कोई भी ठीक से उनको नहीं बता पाता। इसीलिए उनको कहा जाता है कि जो हुआ होगा। तो इस जो हुआ होगा में हम आज अपने परिवेश में, अपने समाज में ये जुमला कहकर या ये बात कहकर जो कुछ हो रहा है उस यथा स्थिति को उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उनके कारणों को जानने की कोशिश नहीं करते। इस प्रश्न को यहाँ पर कहानी में उठाया गया है। इसी तरह समहाउ इम्प्रॉपर जो बार बार यशोधर बाबू कहते हैं, उसमें भी एक अनिर्णय की स्थिति है जिसमें नए और पुराने मूल्यों के बीच में गतिरोध होने पर पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं ले पाते कि सही क्या है और गलत क्या। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व है, द्वंद्व से आशय है, उनके मन का एक संघर्ष है। वे इन स्थितियों का जिम्मेदार भी किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते, वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। वे मानते हैं कि घर परिवार में और हमारे समाज में जो ये बदलाव या परिवर्तन आ रहा है वो किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हो रहा, वह संपूर्ण समाज में हमें हर जगह देखने को मिलता है। इसलिए कोई व्यक्ति विशेष उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। अब यदि हम इस कहानी के सार की बात करें तो देखते हैं कि इस कहानी के माध्यम से पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रण किया गया है। पीढ़ी का अंतराल जिसको हम सामान्य रूप से जनरेशन गैप के रूप में जानते हैं कि पुरानी पीढ़ी की अपेक्षाएं कुछ अलग होती है, जबकि नई पीढ़ी बदलाव की पोषक होती है। उनको लगता है कि जो कुछ पहले था उसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए और इसी ही नए और पुराने के द्वंद्व के कारण पीढ़ियों का अंतराल पैदा हो जाता है, जिसमें वैचारिक दृष्टि से दोनों पीढ़ियों के लोग अलग अलग विचार रखते हैं। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सिरदर्द बन गया था। कहानी के जो प्रमुख किरदार हैं यशोधर बाबू, वह घर में भी और घर के बाहर अपने ऑफिस में भी उन पुराने मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि नई पीढ़ी से जुड़ी हुए लोग उनसे इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी बात से सहमत नहीं है और वो अपने जीवन को नए ढंग से या नई तरीके से जीना चाहते हैं। यशोधर बाबू को दिल्ली में अपने पाव जमाने में किसनदा ने मदद की थी, अतः वे उनके आदर्श बन गए और इन्हीं किसनदा का प्रभाव यशोधर बाबू के संपूर्ण व्यक्तित्व पर, उनके सभी विचारों पर हमें देखने को मिलता है कहानी में। दफ्तर में विवाह की 25वीं सालगिरह के दिन दफ्तर के कर्मचारी मेनन और चड्डा उनसे जलपान के लिए पैसे मांगते हैं, जो वे बड़े अनमने ढंग से देते हैं, क्योंकि उन्हें ये सभी बातें फिजूल खर्च लगती है और फिजूल खर्ची उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कहानी का जो ये शीर्षक है सिल्वर वेडिंग, कहानी की शुरुआत उसी दृश्य से होती है कि यशोधर बाबू जब अपने ऑफिस से काम करने के बाद निकलते हैं
तब पता लगता है बातों ही बातों में इनके सहकर्मियों को कि आज इनकी शादी की 25वीं सालगिरह है और उसको मनाने के लिए वह उनसे दावत के या भोज आयोजन के पैसे मांगते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इन नई तथाकथित चीज़ों में उनका कोई विश्वास नहीं है, लेकिन सभी के बार बार आग्रह करने पर जलपान के लिए पैसे दे देते हैं, लेकिन खुद उसमें शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि परंपरागत विचारों के कारण ये सारी चीज़ें उनको व्यर्थ का खर्च ही लगती है। यशोधर बाबू के परिवार के बारे में बताया गया है कि इनके 3 बेटे हैं। बड़ा बेटे का नाम भूषण है, जो कि एक विज्ञापन कंपनी में काम करता है। दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है और तीसरा छात्रवृत्ति के साथ अमेरिका जा चुका है। बेटी भी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती है। वह विवाह हेतु किसी भी वर को पसंद नहीं करती। यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से खुश हैं, किंतु परंपरागत संस्कारों के कारण वे दुविधा में हैं। उनकी पत्नी ने स्वयं को बच्चों की सोच के साथ ढाल लिया है। आधुनिक न होते हुए भी बच्चों के जोर देने पर वे अधिक मॉडर्न बन गई है। तो 3 बच्चे हैं और तीनों अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत हैं। बड़ा बेटा भूषण वो एक विज्ञापन कंपनी में काम करता है और उसका बहुत बेहतरीन पैकेज है। और दूसरा बेटा जो IAS की तैयारी करता है, उसका चयन IAS अलाइड में हो भी जाता है, लेकिन वो कहता है कि जब तक मेन IAS में मेरा चयन नहीं होगा तब तक मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। और इस बात को लेकर भी यशोधर बाबू और इनके इस बेटे में तकरार होती रहती है। तीसरा बेटा है वो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका जा चुका है और बेटी भी डॉक्टरी की पढ़ाई करके अमेरिका जाना चाहती है। और बेटी के पहनाव के लेकर और बेटी के विवाह के लिए जितने योग्य वर की तलाश यशोधर बाबू करते हैं, वे सभी उनकी बेटी के द्वारा नापसंद कर दिए जाते हैं। इसको लेकर भी एक द्वंद्व परिवार और यशोधर बाबू के बीच में देखने को मिलता है। अब यशोधर बाबू एक पल के लिए सोचते हैं कि उनके परिवार में सभी सक्षम हैं, योग्य हैं, सभी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा उनका मानना है कि वो तरक्की किस काम की जो अपनों में परायेपन का बोध करा दें और हमें अपने परंपरागत मूल्यों से दूर लेकर चली जाए। इनकी पत्नी बहुत ही समन्वयवादी है और वह अपने बच्चों के नए विचारों के साथ तुरंत तालमेल स्थापित कर लेती है और अपने आप को बच्चों की भावनाओं के अनुरूप ही आधुनिक दिखाने की कोशिश करती है। बच्चे घर पर सिल्वर वेडिंग की पार्टी रखते हैं, जो यशोधर बाबू के उसूलों के खिलाफ था। अब जो यशोधर बाबू के बच्चे होते हैं वो उनको बिना बताए ही उनकी शादी की 25वीं सालगिरह पर एक पार्टी का आयोजन करते हैं, लेकिन अपने उसूलों के कारण यशोधर बाबू इस पार्टी में शामिल होना भी उचित नहीं समझते। उनका बेटा उन्हें ड्रेसिंग गाउन भेंट करता है तथा सुबह दूध लेने जाते समय उसे ही पहनकर जाने को कहता है, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अब अलग अलग परिवार के और लोग उनको शादी की 25वीं सालगिरह पर जो उपहार भेंट करते हैं, उनमें से इनका बड़ा लड़का जो भूषण है वो ड्रेसिंग गाउन भेंट तो करता है, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि सुबह जब आप दूध लेने जाओ तो अब इसी को पहनकर जाना। इससे यशोधर बाबू की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उनका मानना था कि जब बेटे योग्य हो जाते हैं तो उनको परिवार की जिम्मेदारी को संभाल लेना चाहिए और बुजुर्ग माता पिता को सभी जिम्मेदारियों से निवृत्त कर देना चाहिए। तो ये कहना कि इस ड्रेसिंग गाउन को पहनकर दूध लाना से बेहतर होता है कि वह यह कहते कि बाबूजी अब आप आराम करें और ये सभी बाहर भीतर के जितने भी कार्य है वह मैं स्वयं करूँगा। ऐसी यशोधर बाबू अपने बच्चों से अपेक्षाएं रखते हैं, जिनकी अपेक्षाओं पर उनकी कोई भी संतान खरा नहीं उतर रही है। बेटे का ज़रूरत से ज़्यादा तनख्वाह पाना, तनख्वाह की रकम
स्वयं पर खर्च करना, उनसे किसी भी बात पर सलाह न मांगना और दूध लाने का जिम्मा स्वयं न लेकर उन्हें ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने जाने की बात कहना जैसी बातें यशोधर बाबू को बुरी लगती है। जीवन के इस मोड़ पर वे स्वयं को अपने उसूलों के साथ अकेले पाते हैं। तो कौन कौन सी बातों को लेकर परिवार से वैचारिक मतभेद है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो एक बड़ी तनख्वाह उनके बच्चों को मिलती थी, भूषण को, उसको लेकर भी उनके मन में भ्रम की स्थिति थी और वह तनख्वाह जो भी मिलती थी वह तनख्वाह वो स्वयं अपने पिता को देने की बजाय पूरी की पूरी तनख्वाह स्वयं के संसाधनों पर ही खर्च करते थे। ये बात भी उनको अकरती थी और किसी भी मामले में उनसे वो सलाह लेना उचित नहीं समझते थे। ये सारी बातें ऐसी थी जो यशोधर बाबू को शिद्दत से महसूस होती थी। ये उनको लगता है कि भले ही हम कितने ही आधुनिक हो जाए लेकिन हमें अपनी परंपरागत जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। जबकि परिवार में बच्चों का मानना था कि जिस विषय में उनके माता पिता को कोई जानकारी नहीं है उसमें उनसे सलाह लेने का कोई अर्थ नहीं निकलता। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है यशोधर बाबू, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि है। जैसे हमने बात की कि पुराने ख्यालात के, पुराने विचारों के द्योतक हैं। वे आधुनिकता व प्राचीनता में समन्वय स्थापित नहीं कर पाते। नए विचारों के प्रतिनिधि जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं, इनके बेटे हैं, इनकी बेटी हैं और दूसरे ऑफिस के सहकर्मी हैं, उनके साथ ये बिल्कुल भी तालमेल स्थापित नहीं कर पाते। नए विचारों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो भी नई बातें, नए तरीके के परिधान, नए तरीके का जो रहन सहन है, उनको उनमें वो हर बात को संदेह की नज़र से देखते हैं। इस तरह में ऑफिस व घर दोनों से बेगाने हो जाते हैं। बेगाने से आते हैं, दोनों के लिए पराये हो जाते हैं। न घर में परिवार के लोग उनको महत्व देते हैं, न ऑफिस के अंदर उनके दूसरे जो साथी हैं वो उनको महत्व देते हैं। वे मंदिर जाते हैं, रिश्तेदारी निभाना चाहते हैं, परंतु अपना मकान खरीदना नहीं चाहते। वे अच्छे मकान में जाने को तैयार नहीं होते क्योंकि उनको अपने पुराने मकान से गहरा जुड़ाव होता है। इसलिए बार बार पत्नी के आग्रह करने के बाद भी वह मकान को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाना नहीं चाहते। वे बच्चों की प्रगति से प्रसन्न हैं, परंतु कुछ निर्णय से असहमत हैं। वे सिल्वर वेडिंग के आयोजन से बचना चाहते हैं। तो वे सभी चीज़ें जो हमें आधुनिक बनाती है या बच्चों की नज़रों में आधुनिक बनने के लिए ज़रूरी है, यशोधर बाबू उन सभी बातों का विरोध समहाउ इम्प्रॉपर कहकर करते हैं और इन्हीं बातों को लेकर उनका द्वंद्व परिवार में चलता रहता है। अगर हम इस कहानी की मूल संवेदना की बात करें तो 2-3 महत्वपूर्ण मूल्य उभर कर आते हैं और सबसे पहला और महत्वपूर्ण मूल्य है कि हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। आज के परिवेश में व्यक्तिवाद और आत्म केंद्रित रहने की भावना हमें समाज में सर्वत्र देखने को मिलती है। हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ को लेकर ही सोचता है। समाज और दूसरों की भलाई में सोचने का उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। और इस कहानी के माध्यम से लेखक यही बताना चाहते हैं कि जो जो हम आधुनिक हो रहे हैं उसी अनुपात में हमारे अंदर से मानवीय मूल्यों का पतन होता जा रहा है। आज व्यक्ति दूसरे को मुसीबत में देखकर उसकी सहायता करने की बजाय उसका उपहास करना पसंद करने लगा है और ये गिरते हुए मानवीय मूल्यों का द्योतक है। एक परिवार के अंदर रहते हुए भी
हम दूसरे की संवेदनाओं को समझने का प्रयास नहीं करते। ये मानवीय मूल्यों के गिरने का प्रतीक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण संवेदना इस कहानी की है वह है पीढ़ी का अंतराल अर्थात जनरेशन गैप, कि आज के वैज्ञानिक और तकनीकी युग में नई पीढ़ी लगभग हर वैचारिक दृष्टि से पुरानी पीढ़ियों से अलग राय रखती है। उनका मानना है कि पुराने समय की मान्यताएं वर्तमान समय में अप्रासंगिक हो गई है, इसलिए पुराने लोगों से किसी भी विषय में बात करना अथवा उनसे सलाह लेना निरर्थक है। और यहाँ पर भी हम कहानी में देखते हैं कि यशोधर बाबू के बच्चे किसी भी मामले में अपने पिता से मार्गदर्शन लेना पसंद नहीं करते हैं। तीसरी जो मूल संवेदना इस कहानी की उभर कर आती है वह है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। जैसे जैसे विश्वव्यापीकरण या ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वैसे वैसे हम देखते हैं कि पश्चिमी देशों की जो संस्कृति है उसका फैलाव हमें अपने आसपास, हमें अपने देश में, समाज में सर्वत्र देखने को मिलता है। और उसी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे परस्पर संबंधों का निर्वहन, इन सभी में बदलाव आया है। और व्यक्ति में जो स्वार्थ केंद्रितता बढ़ती जा रही है उसका भी एक प्रमुख कारण पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव ही है। इस बात को भी कहानी में महत्वपूर्ण तरीके से उकेरने की कोशिश की गई है। अब जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो इससे पूर्व कहानी में आने वाले कुछ शब्दों के अर्थ हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम इस पर भी बात करेंगे। पहला शब्द अगर हम बात करें तो कहानी के शीर्षक से ही है कि सिल्वर वेडिंग। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी का शब्द है और इसका मतलब होता है कि शादी की रजत जयंती जो विवाह के 25 वर्ष बाद मनाई जाती है। मातहत का मतलब होता है अधीन या जो सबऑर्डिनेट कर्मचारी होते हैं, अधीनस्थ कर्मचारी। जूनियर यानी कनिष्ठ। निराकरण यानी किसी चीज़ का समाधान करना या हल प्रस्तुत करना। परंपरा से आशय है कोई प्रथा जो लंबे समय से चली आ रही हो। और बदतमीजी का अर्थ है अशिष्ट व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो दूसरों को बुरा लगे। चूनेदानी पान खाने वालों का चूना रखने का बर्तन, इसका सामान्य अर्थ होता है, लेकिन कहानी में व्यंग रूप में इसका प्रयोग यशोधर बाबू की घड़ी के लिए किया गया है। दृष्टता यानी अशिष्टता। और बाबा आदम का ज़माना का मतलब होता है पुराना समय। अक्सर जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं होती है उनके लिए हम बाबा आदम का ज़माने का जुमले, बाबा आदम के ज़माने के रूप में उनको बताया जाता है। नहले पे दहला से आसे जैसे को तैसा। और दाद देना अर्थात किसी चीज़ की प्रशंसा करना। ठहठा कर हंसना यानी जोर से हंसना। और ठीक ठिकाना का अर्थ होता है उचित व्यवस्था। चोचले का मतलब होता है आडंबरपूर्ण व्यवहार। और जिठानी एक देशी शब्द है जिसका मतलब होता है पति के बड़े भाई की पत्नी को जिठानी कहा जाता है। माया धन यानी दौलत या संसार के मोह। इनिस्ट मतलब आग्रह, इंसिस्ट मतलब आग्रह। चुग्गे भर पेट भरने लायक। जुगाड़ यानी व्यवस्था। नगन जो गिनने लायक न हो। और सेक्रेटरीट मतलब सचिवालय। नागवार यानी अनुचित। निहायत यानी एकदम। अफोर्ड यानी किसी चीज को सहन करना। क्रय शक्ति के अंदर। इसरार आग्रह करना। गया गयाष्टक इधर उधर की बेकार की बातचीत करना। विरुद्ध विपरीत। प्रवचन से आशय होता है कोई धार्मिक व्याख्यान आदि।
निहायत मतलब अत्यंत, और फिक्रा होता है वाक्यांश के लिए प्रयोग में होने वाला। पेच का अर्थ होता है कारण, और उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार का भाव। इसी तरह तरफदारी का मतलब है किसी चीज़ का पक्ष लेना। और मातृशुल्भ यानी माताओं की स्वाभाविक मनोदशा, मॉडर्न का संक्षिप्त रूप में, जिसका मतलब होता है आधुनिक। इसके अलावा ढोंग शब्द भी कहानी में आता है, जिसका मतलब होता है आडंबरपूर्ण व्यवहार या ढकोसला। आचरण मतलब व्यवहार। अनदेखा करना यानी कि ध्यान न देना। निश्वास मतलब लंबी सांस लेना, निश्वास। डेडिकेट यानी पूरी तरीके से समर्पित। रिटायर यानी सेवानिवृत्त। और उपकृत यानी जिन पर उपकार किया गया है। पेशकश यानी प्रस्तुत। और बिरादरी मतलब यानी जाति भाई। खुरापात का आशय है शरारतीपूर्ण कार्य या व्यवहार। विरासत का मतलब उत्तराधिकार में प्राप्त। और मौज का मतलब आनंद। पुश्तैनी का अर्थ होता है पैतृक या खानदानी। लोक यानी संसार। और बाध्य यानी मजबूरी। मर्यादा पुरुष से आशय है परंपराओं एवं आस्थाओं को मानने वाला कोई भी व्यक्ति। इसी तरह सर्वथा यानी पूरी तरह से। और बुजुर्गियत का अर्थ है बड़प्पन। बुढ़ियाकाल यानी वृद्धावस्था। और एनीवे यानी किसी भी तरह। लहजा, ढंग। और भाव का मतलब बच्चा। पट्ट शिष्य मतलब प्रिय छात्र। निष्ठा से आस्था। जन पुण्यो जनेऊ बदलने वाली पूर्णिमा एक उत्सव होता है जो कुमाऊनी समुदाय में मनाया जाता है। कुमाऊनियों यानी कुमाऊं क्षेत्र के जो निवासी हैं। और दुराग्रह से आशय होता है अनुचित हट करना या किसी बात के लिए जिद करना। इसी तरह सब्स्टिट्यूट से आशय है विकल्प, कुहराम, शोर शराबा, वक्तव्य यानी कथन। और नुक्ताचीनी यानी छोटी छोटी कमियां निकालने की प्रवृत्ति। कारपेट फर्श का कालीन। और मर्तबा यानी अनेक बार। तरफदारी करना यानी किसी चीज़ का पक्ष लेना। खिजाब बालों को काला करने का पदार्थ। माहवार यानी महीना। और मिसाल का मतलब होता है उदाहरण। भव्य यानी सुंदर। और हर्षद यानी बहुत अधिक। अनमनी यानी उदासी से भरी हुई। और संध्या करना अर्थात सूर्यास्त के समय पूजा करना। रवैया व्यवहार। आमादा यानी किसी चीज़ के लिए या किसी कार्य के लिए तत्पर होना। खिलाफ अर्थात विरुद्ध। लिमिट से आशय सीमा। प्रेजेंट यानी उपहार। और नानुच करना यानी आनाकानी करना। तो कहानी को पढ़ने से पूर्व इन सभी शब्दार्थों का ज्ञान आपको अपेक्षित है, और इसलिए इनको ध्यान से पढ़ के इनका मनन करना है। और कहानी का संक्षिप्त परिचय, शब्दार्थ और लेखक परिचय आपको अपनी नोटबुक में लिखना भी है। कल हम इस कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।